से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। आज का ये हमारा 5वां लेक्चर है। इसके पहले हमने 4 लेक्चर और लिए हुए हैं, जिसके पहले लेक्चर में हमने संविधान की डेफिनेशन देखी और संविधान की मांग सबसे पहले किसने की। संविधान के बारे में कुछ अन्य और महत्वपूर्ण तथ्य हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किए। दूसरे लेक्चर में हमने इसकी कुछ महत्वपूर्ण बैठकों के बारे में बात की और संविधान सभा की समितियों के बारे में बात की, जैसे कि एक प्रारूप समिति हो गई, उसके सभी सदस्यों के बारे में जाना। तीसरे लेक्चर में हमने 26 नवंबर 1949 में जो कुछ अनुच्छेद लागू हुए थे उन सभी अनुच्छेदों को पढ़ा और भारतीय संविधान प्रभाव में कैसे आया इनके बारे में जाना। और चौथे लेक्चर में हमने इसकी 12 अनुसूचियों को डिस्कस किया और आज के भाग में इसके जो मूल रूप से 22 भाग हैं और 9A और 9B और 4A, इन सभी को जोड़ के जो 25 भाग होते हैं, इन सभी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है आज पढ़ने के लिए इन 25 भागों में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाग 1 की। भाग 1 में हमें संघ और उसके क्षेत्र के बारे में जो जानकारी है वो अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक में मिलती है। वहीं बात करते हैं भाग 2 में, तो इसमें हमें नागरिकता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि जो व्यक्ति भारत में रह रहा है उसको किस प्रकार की नागरिकता दी जाएगी, जो व्यक्ति विदेश से भारत आया है उसको किस प्रकार की नागरिकता होगी, जिसके बारे में हमें अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में पता चलता है। बात करते हैं भाग 3 की, तो भाग 3 में हमें मौलिक अधिकार के बारे में पता चलता है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं भाग 4 के बारे में, तो भाग 4 में हमें नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेके 51 के अंतर्गत आते हैं। वहीं बात करते हैं भाग 4A की। इस 4 के अंदर एक भाग और है 4A। इस 4A के बारे में यहाँ पे हमें मौलिक कर्तव्य के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। वहीं पे अगर बात करें इस 4A के जुड़ने की, तो ये जो 4A जुड़ा था ये 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसके अंतर्गत इस भाग 4A को जोड़ा गया था। हमारा जो 42वां संविधान संशोधन है इसे छोटा संविधान के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं भाग 5 में, तो इसमें हमें संघ के बारे में जानकारी जो कि अनुच्छेद 52 से 151 के अंतर्गत मिलती है। बात करते हैं भाग 5 में, तो भाग 5 में इसके 5 अध्याय हैं, जिसके पहले अध्याय में कार्यकारी शक्ति के बारे में हमें आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 के बीच में पता चलता है। अध्याय 2 में हमें संसद के बारे में आर्टिकल 79 से लेके 122 के बीच में पता चलता है। अध्याय 3 में बात करें तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में पता चलता है, जो कि आर्टिकल 123 के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में बात करते हैं अध्याय 4 में, इसमें केंद्रीय न्यायपालिका के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 124 और 147 के अंतर्गत आता है। बात करते हैं भाग 5 के अध्याय 5 के बारे में, तो इसमें भारत के नियंत्रक और महालेखक के बारे में आर्टिकल 148 और 151 के बीच में बताया गया है। वहीं बात करते हैं इसके भाग 6 में, तो भाग 6 में हमें राज्य से संबंधित कुछ अन्य तथ्य देखने को मिलेंगे, जो कि आर्टिकल 152 से लेके 237 के बीच में देखेंगे। भाग 6 में भी इसके 6 अध्याय पाए जाते हैं, जिसके पहले अध्याय में सामान्य नियम के बारे में हमें पता चलता है, जो कि आर्टिकल 152 के अंतर्गत आता है। उसके बाद में अध्याय 2 में देखते हैं तो इसकी कार्यकारी शक्तियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जो कि अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक हमें जानकारी मिलती है। वहीं अगर बात करें अध्याय 3 की, तो अध्याय 3 में राज्य विधानमंडल के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि आर्टिकल 168 से लेके 212 तक जानकारी मिलती है। बात करते हैं इसके अध्याय 4 में, तो अध्याय 4 में राज्य की विधायी शक्तियों के बारे में हमें जानकारी मिली, जो कि आर्टिकल 213 के अंतर्गत आती है। भाग 5 में अभी हमने देखा था कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, तो क्या आप लोगों में से कोई बताएगा कि राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं वो हमने किस अनुच्छेद के अंतर्गत देखी हैं? तो मैं बता दे रहा हूँ, जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं वो हमने
123 के अंतर्गत देखा था राष्ट्रपति की। उसके बाद में हम इसके अध्याय 5 में चलते हैं। तो अध्याय 5 में उच्च न्यायालय के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जो कि आर्टिकल 214 से लेके 232 के बीच में जाना जाता है। उसके बाद में अध्याय 6 में हम देखते हैं, तो इसमें अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 233 से लेके 237 के बीच में आता है। उसके बाद में भाग 7 की ओर चलते हैं, तो इसमें हमें राज्यों के नियम के बारे में अनुच्छेद 238 के अंतर्गत आता है, उसमें पता चलता है। भाग 8 में हमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में पता चलता है। भाग 9 में पंचायत के बारे में आर्टिकल 243 और 243 ओ के बीच में हमें पंचायत के बारे में पढ़ने को मिलता है। वहीं अगर बात करें भाग 9 में, तो भाग 9 में हमें 9A में हमें नगर पालिका के बारे में पता चलता है, और जो कि 9A हमारे एक संविधान संशोधन, जो कि 94 संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, उसके अंतर्गत 9A को जोड़ा गया था, जो कि अनुच्छेद 243P से लेके 243ZG तक इसके बीच में हमें इसकी जानकारियाँ मिलती हैं। उसके बाद में अब आप पूछेंगे कि ये ZG कैसे हुआ। तो जैसे हमने पढ़ा 243P, इसी को हम 243A से लेकर Z तक जाएंगे, और उसके बाद में 243Z के बाद में फिर से A से शुरू कर देंगे। इसी तरह 243ZG के अंतर्गत 243P से लेके 243ZG के अंतर्गत जो बातें हमें जानने को मिलेंगी वो नगर पालिका के बारे में होंगी। उसी के साथ में जो 9B, जो कि है सहकारी समितियाँ, इनको हमें अनुच्छेद 243H से लेके 243ZT के बीच में हमें पढ़ने को मिलेंगी, जो कि 9B को 97 संशोधन 97 संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें हम सहकारी समितियों के बारे में जानते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे भाग 10 के बारे में। तो इसमें हमें अनुसूचित जनजाति के बारे में और उनके क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जो कि आर्टिकल 244 और 244 से लेके 244A तक हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। बात करते हैं भाग 11 की। तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच के संबंध के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जो कि आर्टिकल 245 से लेके 263 के अंतर्गत आता है। वहीं बात करते हैं भाग 12 की। तो भाग 12 में हमें वित्त से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, अनुबंध और वाद, इन सभी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जो कि आर्टिकल 264 से लेके 300A के बीच में इसके बारे में हमें पता चलता है। वहीं आगे चलते हैं भाग 13 की तरफ। तो भाग 13 में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि भारत के अंदर का व्यापार, वाणिज्य के बारे में और अंतर्राज्यीय संबंध कैसे होंगे, इसके बारे में हमें अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक हमें पता चलता है। वहीं बात करते हैं इसके भाग 14 की। तो भाग 14 में हमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो कि अनुच्छेद 308 से लेके 323 के बीच में मिलता है। बात करते हैं इसके भाग 14 के बारे में। तो भाग 14 में हमें न्यायाधिकरण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो कि अनुच्छेद 223A से लेके 223B तक हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं 14A कब जुड़ा। तो 14A को 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो 4A है, 4A को भी इसी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। हमारे 42वें संविधान संशोधन को हमारे भारतीय संविधान का छोटा संविधान भी कहा जाता है। वहीं हम बात करें इसके भाग 15 की। तो भाग 15 में चुनाव के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें अनुच्छेद 224 से लेके 229A तक हमें जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं भाग 16 में। तो भाग 16 में हमें कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान मिलेंगे, जो कि 330 से लेके 342 के अंतर्गत आएंगे। भाग 17 में आधिकारिक भाषा के बारे में जानकारी मिलेगी, जो कि 243 से लेके 351 तक 343 से लेके 351 तक जानकारी मिलती है। भाग 18 में आपातकाल प्रावधान मिलेंगे,
जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक रहेगा। भाग 19 में हमें विविध जानकारी मिलेगी, जो कि अनुच्छेद 361 से 367 तक जानकारी मिलती है। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में जानकारी मिलेगी, जो कि अनुच्छेद 338 के अंतर्गत आता है। वहीं बात करें भाग 21 में, तो इसमें अस्थायी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रावधान के बारे में पता चलेगा, जो कि अनुच्छेद 369 और 392 के अंतर्गत आता है। वहीं बात करें इसके अंतिम भाग की, तो अंतिम भाग में हमें लघु उपाधि और हिंदी में आधिकारिक पाठ और इनके निसरण के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 393 से लेके 395 के अंतर्गत आता है। तो ये रही सभी इसके 22 भाग, मूल 22 भाग जो हैं वो यही हैं। और अब चलिए देखते हैं कि आपको कितनी सारी चीज़ें याद हैं। बताइएगा कि आधिकारिक भाषा किस भाग में है। बताइएगा कि आधिकारिक भाषा किस भाग में है। आपका सही आंसर होगा 17 में हमें आधिकारिक भाषा के बारे में जानकारी मिलती है। बात करते हैं 18 में, तो 18 में हमें आपातकाल के प्रावधान देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें 19 में, तो 19 में हमें विविध के बारे में जानकारी मिलती है। और बात करें 20 में, तो 20 में हमें संविधान संशोधन के बारे में जानकारी मिलती है। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि आपातकाल के प्रावधान के बारे में हमें किस भाग में पता चलता है, जो कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। फिर भी आपका पहला ऑप्शन है भाग 17, 18, 19 या 20। तो इसका सही आंसर होगा संविधान आपातकाल के बारे में हमें किस भाग में पता चलता है। तो आपातकाल के बारे में हमें भाग 18 में पता चलता है। भाग 17 में हमें भाषा के बारे में पता चलता है, जो कि आधिकारिक भाषाओं के बारे में पता चलता है। भाग 19 के बारे में अगर बात करें तो विविध के बारे में पता चलता है। और भाग 20 के बारे में बात करें तो संविधान संशोधन के बारे में पता चलता है। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के अंदर जो व्यापार है उसके संबंध में किस भाग में बताया गया है। भाग 17, 13, 12 और 11। तो बताइएगा कि भारत के अंदर जो भीतरी व्यापार है उसके बारे में किस भाग में बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा भाग 13। भाग 13 में हमें भारत के अंदर व्यापार के बारे में बताया गया है और इसमें राज्य संबंध के बारे में भी बताया गया है। वहीं बात करें 17 की, तो 17 में आधिकारिक भाषा बताई गई है। वहीं अगर बात करें भाग 12 की, तो भाग 12 में वित्त से संबंधित, संपत्ति से संबंधित और अनुबंध और वाद के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। वहीं बात करें अगर 11 में, तो 11 में हमें संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। अब आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में, और ये आपसे पूछ रहा है कि नागरिकता के संबंध में किस भाग में हमें जानकारी प्राप्त होती है। नागरिकता के संबंध में भाग 2, भाग 1, 3 या 5। तो इसका सही आंसर होगा भाग 2। भाग 2 में हमें नागरिकता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भाग 1 में हमें संघ और उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भाग 3 के बारे में बात करें तो मौलिक अधिकार के बारे में पता चलता है। और भाग 5 के बारे में बात करें तो संघ के बारे में पता चलता है, जिसमें हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ भी पढ़ी हैं, जो कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आती हैं। वहीं अगर बात करें राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में, तो 213 के अंतर्गत आती हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किस भाग में दिया गया है, 1, 2, 3 या 4। बताइएगा कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में बताया गया है। इसका सही आंसर होगा भाग 4। भाग 2 में हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि नागरिकता के बारे में पता चलता है। भाग 1 में हमें संघ के बारे में पता चलता है और उसके क्षेत्र के बारे में। वहीं बात करें भाग 3 के बारे में, तो भाग 3 में हमें मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं आपका अगला क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय न्यायालय के बारे में हमें किस भाग में बताया गया है। भाग 5 के 1 में, उसके बाद में भाग 5 2 में, भाग 5 3 में, भाग 5 4 में। बताइएगा कि केंद्रीय न्यायपालिका के बारे में हमें उसके किस भाग में बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा भाग 4 में। भाग 4 में भाग 5वें के 4 अध्याय में हमें न्यायपालिका के बारे में, केंद्रीय न्यायपालिका के बारे में बताया गया है,
जो कि अनुच्छेद 124 से लेके 147 के अंतर्गत आता है। वही बात करें भाग 5A के बारे में, तो हमें कार्यकारी शक्तियों के बारे में पता चलता है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेके 78 के अंतर्गत आता है। वहीं अगर बात करें भाग 5.2 के बारे में, तो भाग 5.2 में हमें संसद के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें आर्टिकल 79 से लेके 122 तक जानकारी प्राप्त होती है। बात करते हैं भाग 3 में, तो भाग 3 में हमें राष्ट्रपति के बारे में पता चलता है कि उसकी विधायी शक्तियाँ कहाँ हैं, जो कि हमें अनुच्छेद 123 से प्राप्त पता चलता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में, और ये आपसे पूछ रहा है कि सहकारी समितियों के संबंध में किस भाग में बताया गया है, 9A, 9B, 9C या फिर 9D। तो बताइएगा कि सहकारी समितियों के बारे में हमें किस भाग में बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 9B। 9A के अंतर्गत हमें नगर पालिका के बारे में पता चलता है। 9C और 8C ऐसे कोई भाग है ही नहीं। उसके बाद में तो इसका सही आंसर होगा 9B। 9B से हमें सहकारी समितियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो कि अनुच्छेद 243 से लेके 243 Z तक हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ये है कि चुनाव से संबंधित हमें किस भाग में जानकारी प्राप्त होती है। तो चुनाव से संबंधित हमें भाग 15 में जानकारी प्राप्त होती है। बात करें 14 में, तो 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं 18 में, तो 18 में मैंने पहले भी बता दिया था कि आपातकाल के बारे में पता चलता है। वहीं बात कर रहे हैं भाग 13 के बारे में, तो भाग 13 में जो व्यापार है, जो भारत के अंदर व्यापार है और राज्य के अंदर व्यापार है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।